मोसाद इजराइल की स्पाई एजेंसी है, पूरी दुनिया में बदनाम है। मोसाद के एक्स चीफ का एक बयान आया जिसमें वो कह रहा है कि इजराइल फलस्तीनियों के साथ अपार्थाइड करता है। अगर किसी इजरायली और किसी फलस्तीनी की कार टकरा जाए तो इजरायली कार वाले के ऊपर अलग मुकदमा चलता है, लेकिन फलस्तीनी कार वाले के ऊपर आर्मी कोर्ट में मुकदमा चलता है। कल फैसला आने वाला है आईसीजे कोर्ट का और इस तरह के बयानात, इस तरह की चीजें सारी की सारी उसके सामने पेश की गई हैं। इस समय अमेरिका घबराया हुआ है कि किस तरह से हूथी के हमलों को रोका जाए और ऐसी ढेरों खबरें हैं जो बता रही हैं कि फलस्तीन इजराइल की पूरी जंग का जो माहौल है वो पलटा हुआ है। ये सारी डिटेल्स अगले थोड़े वक्त में अपने वीडियो में लेकर मैं हाजिर हूं, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे फिर से आपका स्वागत करता हूं टीसीएच पर, जहां हम लगातार फलस्तीन और इजराइल के बीच में चल रही जंग पर अपडेट्स देते रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं करता हूं, सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो आप देख सकते हैं। एक बुजुर्ग हैं इस वीडियो में, फलस्तीन के हैं, गजा पट्टी के हैं। जो हालात वहां हैं वो आप जानते ही हैं और उन हालात के बीच में वो कह रहे हैं कि मैं अपनी धरती किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा, मैं इसी जमीन पर रहूंगा, चाहे बम गिरे, चाहे रॉकेट आए, चाहे मेरे ऊपर पत्थर गिर जाए, लेकिन मैं ये जमीन छोड़कर नहीं जाऊंगा। इतनी बार फलस्तीनी दर बदर हो चुके हैं, इतनी बार अपनी ही जमीन से कभी यहां से वहां, कभी वहां से यहां उनको भेजा जा चुका है कि इस बार उन्होंने तय किया है कि चाहे इजराइल जितने जुल्म ढाले, चाहे अमेरिका जितने जुल्म ढाले, चाहे ब्रिटेन जितने जुल्म ढाले, फलस्तीनी अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। और यही जिद है कि अब सारी दुनिया में इजराइल के खिलाफ माहौल तो बना ही है। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हालात ऐसे बने हैं कि अब फलस्तीन को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इजराइल सोशल मीडिया के बहुत सारे तमाशे करता रहता है, दुष्प्रचार। चूंकि पूरी दुनिया में लोग वहां के जो भी वीडियोस आ रहे हैं, जो भी विजुअल्स आ रहे हैं, जो भी खबरें आ रही हैं, वो शेयर कर रहे हैं और इजराइल शर्मिंदा हो रहा है। तो अभी पिछले दिनों खरबों रुपए खर्च करके उसने सोशल मीडिया पे दुष्प्रचार करने के लिए, झूठ फैलाने के लिए बाकायदा एक नया सिस्टम बनाया है। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी हाल में एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने बताया कि दुनिया में फेक न्यूज फैलाने में जो दो मुल्क सबसे आगे हैं, उनमें एक अपना हिंदुस्तान है और दूसरा इजराइल है। इजराइल तो फेक न्यूज की ओरिजिनल इंडस्ट्री है, लेकिन पिछले कुछ सालों में वहां से दोस्ती करके हिंदुस्तान ने अपना नाम मिट्टी में मिला लिया है और फेक न्यूज की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कहा जा रहा है हमारे देश को। यह शर्म की बात है। उन फेक न्यूज़ेस को अगर आप चर्चा करेंगे, अगर उनको आप देखेंगे, तो 90% से ज्यादा न्यूज़ेस जो आपको मिलेंगी वो मुसलमानों के खिलाफ मिलेंगी। यानी हमारे देश में जो निजाम है, जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर अपने लिए माहौल बनाना चाहता है, उसने हमारे मुल्क की इज्जत को इतना तार तार कर दिया है कि जो हिंदुस्तान मोरली, नैतिक रूप से सारी दुनिया का लीडर माना जाता था, वो हिंदुस्तान आज फेक न्यूज का लीडर माना जा रहा है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इजराइल के फेक न्यूज की। तो मैं ऐसे ही खंगाल रहा था ट्विटर, बहुत सारी चीजें देख रहा था, देखता रहता हूं, तो मुझे इजराइल के कुछ समर्थकों के ट्वीट मिले और वो ट्वीट बहुत मजेदार थे। वैसे तो एलन मस्क जो है, ट्विटर का जो मालिक है, वो इन दिनों इजरायलियों के गोद में खेल रहा है। होलोकास्ट सर्वाइवर को देखने गया, वहां बड़ी बड़ी बातें की उसने। लेकिन जो होलोकास्ट आज चल रहा है फलस्तीन के अंदर, जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरह से स्कूल से लेके, यूनिवर्सिटी से लेके अस्पतालों को तबाह किया जा रहा है, हजारों बच्चों को मारा गया है, वो एलन मस्क को दिखाई नहीं देता। जो फलस्तीन के फेवर में बोलता है, एलन मस्क उसको तुरंत ब्लॉक कर देता है, लेकिन इजरायली कुछ भी बोले उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है। तो वैसे तो ट्विटर की यह स्थिति है, लेकिन जनता का दबाव कितना है वो देखिए। इजराइल के एक समर्थक ने ट्वीट किया कि पोर्न की जो सबसे बड़ी वेबसाइट मानी जाती है, वो किसी मुसलमान की है, शेख की है। लोगों ने वहां पर इतने कमेंट किए और इतनी हकीकत बयां कर दी, इतनी वेबसाइट्स के लिंक वहां पे लगा दिए कि ट्विटर को उसको सुधार के लिखना पड़ा कि भैया ये जो पोर्न हब है, पोर्न की सबसे बड़ी वेबसाइट है, इसको कोई मुसलमान नहीं, इसको एक यहूदी चलाता है जो रब्बी है।
यानी बाकायदा उसको धार्मिक शिक्षा मिली हुई है। यहूदी रब्बी पोर्न हब चलाता है, और ये तो आप जानते ही हैं कि बच्चों के साथ जो ये सारा कुछ होता है, पीडोफीलिया, मैं आपको बता चुका हूं कि बच्चों के साथ यौन संबंध बनाने का लगभग इजराइल में महामारी की तरह प्रचलन है। अमेरिका में रहने वाले कितने ही यहूदी इस आरोप में पकड़े गए और फिर इजराइल जाकर चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे ही उसने एक और ट्वीट किया। मैंने आपको बताया था कि एक यहूदी पूजा घर के नीचे से सुरंग निकली थी जिसमें बाकायदा गद्दे निकले थे, खून से खून के धब्बे लगे हुए निकले थे, और ये सारे लोग पकड़े गए थे। उसी सुरंग का जिक्र करके उसने कहा कि मुसलमानों ने यह सुरंग बनाई थी, उसके नीचे भी लोगों ने इतने लिंक लगा दिए, इतने कमेंट लगा दिए कि ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को जो यहूदियों के साथ खड़ा है, यहूदी भी छोड़ दीजिए, जियोनिस्टों के साथ जो खड़ा है, उसको भी लिखना पड़ा कि यह फेक न्यूज थी। तो आप कितनी भी फेक न्यूज फैला लें, सच बोलने वाले इस दुनिया में रहेंगे। हमारे जैसे लोग सच लेकर सामने आते रहेंगे और हकीकत बताते रहेंगे उन घटनाओं की जो घटनाएं गोदी मीडिया उलट के पलट के बताता है। तो पहली हकीकत आज की आपको मैं ये बताऊं कि जियोनिस्ट इजराइल इतने नीचे गिर गए हैं, जो मदद पहुंचाई जा रही है दुनिया भर से फलस्तीनियों को, उस मदद को रोक रहे हैं। आप खबर भी पढ़ लीजिए और वीडियो भी देख लीजिए। दुनिया भर से मदद का हजारों टन सामान आया हुआ है। दुनिया भर से ट्रकें भर के आई हुई हैं कि फलस्तीनी बच्चों की, फलस्तीनी लोगों की मदद की जा सके। दवाएं हैं उसमें, खाना है और सारी चीजें हैं। इतना नीचे गिर गए हैं ये जियोनिस्ट, इसीलिए मैं इन्हें शैतान कहता हूं कि मदद भी नहीं पहुंचाने दे रहे हैं। इंसानियत की जरूरत होती है मदद। दुनिया में जहां भी इस तरह की घटना होती है, सारी दुनिया मदद पहुंचाती है और लोगों को कम से कम खाने का, बाकी सारी चीजों का इंतजाम किया जाता है। इजरायली उसको भी रोक रहे हैं। हालत यह है कि जो सबसे बड़ा दोस्त है इनका, अमेरिका, अब वो भी कह रहा है कि यूएन के जो शेल्टर है, यानी यूनाइटेड नेशंस ने जो शेल्टर बनाए हैं जहां फलस्तीनी रह रहे हैं क्योंकि उनके घर तो तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं, उनके ऊपर भी इजराइल बम गिरा रहा है। और अब यूएस ने उसकी आलोचना की है, अमेरिका ने आलोचना की है कि यह गलत है। लेकिन यह जबानी आलोचनाओं से क्या होता है? अमेरिका की पूरी सरकार जिस तरह से इजराइल के साथ खड़ी है, अगर नहीं खड़ी होती तो शायद इजराइल इतना सब कुछ नहीं कर पाता। और अमेरिका को क्या मिल रहा है? कल हूथी का एक बयान आया था, उसने कहा था कि पूरा इतिहास आप देख लीजिए, जहां जहां अमेरिका गया है वहां से भागा है। वियतनाम में गए, वहां से भागे। इराक में इतने दिन तमाशा किया, वहां से फाइनली भागना पड़ा। अफगानिस्तान में जाके इतना तमाशा किया, वहां से भागना पड़ा, और एक दिन इनको यहां से भी भागना पड़ेगा। और वो शुरुआत आज की खबर में ही सुबह सुबह मुझे दिख गई। आज ही यह खबर आई है कि अमेरिका फिलहाल सीरिया से वापस हट रहा है। सीरिया में जो उसकी सेनाएं हैं उनको हटा रहा है। और पुष्ट खबर तो नहीं है, लेकिन यह खबर भी चल रही है कि अमेरिका में प्लानिंग यह चल रही है कि इराक में जो उसकी बची खुची सेना है उसको हटा लिया जाए। आप जानते हैं इराक के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अमेरिका से कहा था कि अपनी सेनाएं यहां से हटा लो, और इराक में जो लड़ाके हैं वो लगातार अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में सीरिया से हटना और यह खबर आना कि इराक से भी हट सकते हैं, यह बता रहा है कि अमेरिका को समझ में आ रहा है कि उस इलाके में बिना मतलब पैसे खर्च करते रहने और वहां पर लगातार तबाही का हिस्सेदार बनने से कोई फायदा नहीं है। एक और बात आपको बताऊं, बिडेन ये चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव में अभी तक यह नहीं कहा जा रहा है कि बिडेन जीत जाएंगे। उधर ट्रंप लगातार मजबूत हो रहा है, एक के बाद एक प्राइमरी जीतता चला जा रहा है। ट्रंप लगातार यह बात कह रहा है कि इन जंगों से, ये सारा पैसा जो हम बर्बाद कर रहे हैं, अपने जवानों की लाश बहा रहे हैं, उससे हमें क्या मिल रहा है? इन जंगों को खत्म होना चाहिए। बिडेन की हालत यह है कि कल बिडेन जब एक जगह भाषण दे रहा था तो वहां इतना विरोध हुआ कि लोगों को खींच खींच के बाहर ले जाना पड़ा। पूरे मुल्क में, अमेरिका में जहां जहां बिडेन भाषण देने जा रहा है वहां वहां लोग सीज फायर का नारा लगा रहे हैं, फलस्तीन के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। और यह केवल मुसलमान नहीं है, ये अमेरिका के आम नागरिक हैं, उसमें ईसाई भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें बाकी सब भी हैं। तो अमेरिका पर यह लगातार प्रेशर पड़ रहा है, जनता उसकी लगातार इस बात की मांग कर रही है कि इन बिना मतलब के युद्धों में जो शैतान है उनके साथ जाकर बार बार अमेरिका खड़ा क्यों होता है, क्यों अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। तो इजराइल से तो खैर कभी वो बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन
बाकी मुल्कों से ऐसा लगता है कि धीरे धीरे उसने बाहर निकलने का तय कर लिया है। इसके मुताल्लिक एक बड़ी खबर मैं आगे सुनाऊंगा, साथ बने रहिए। उधर ईरान और टर्की के बीच में एक समझौता हुआ है, यह बेहद मजेदार है। आप जानते हैं कि टर्की बातें कितना भी कर रहा हो, अपना बिजनेस वगैरह उसने इजराइल से बड़े कायदे से बनाया हुआ था, लेकिन एकदम से खबर आई जिसकी पहले से कोई खबर नहीं थी कि टर्की और ईरान के बीच में 10 पॉइंट का एक समझौता हुआ है, जिसमें व्यापार भी शामिल है और सुरक्षा भी शामिल है। मतलब यह है कि ईरान एक ताकत की तरह वहां पर लगातार मजबूत होता जा रहा है। जो ईरान के समर्थित डिफरेंट अलग अलग मिलिशिया हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हूथी हो, चाहे वो हमास हो, चाहे इराक के अंदर मिलिशिया हो और भी मिलिशियाज हो, उनकी ताकत धीरे धीरे खाड़ी के अंदर बढ़ती जा रही है। और टर्की का अर्दोगन जो बेहद होशियार आदमी है, उसके समझ में आया है कि ईरान के साथ अच्छे रिश्ते रखने में फायदा है। यह खबर वैसे बहुत बड़ी खबर भले ना हो, दो देशों के बीच में समझौते होते रहते हैं, लेकिन जिस तरह के हालात खाड़ी में बने हुए हैं, अमेरिका के लिए कान खड़े करने वाले हैं। और एक और घटना ऐसी हुई है जो अमेरिका का कान फिर से खड़ा कर देगी। कतर ने, जो हमेशा अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा रहा है, हालांकि वो लगातार फलस्तीन को मदद दे रहा था, मैं आपको बता चुका हूं कि कतर ने सीज फायर के लिए एक बाकायदा फार्मूला तैयार किया था। हमास के लोगों से बात की थी, इजराइल के लोगों से बात की थी और फाइनली तैयार हुआ था एक सीज फायर का समझौता। नेतन्याहू ने वो समझौता तो ठुकरा ही दिया, साथ में कतर की आलोचना की। अब कतर बेहद नाराज है बेंजामिन नेतन्याहू पे और कह रहा है कि वो अपने पॉलिटिकल कारणों से आलोचना कर रहा है, समझौता नहीं करना चाहे। और पॉलिटिकल कारण मैं आपको बता चुका हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है, रिपोर्ट भी नहीं, गेस्ट कॉलम छपा है। और गेस्ट कॉलम अब यह बता रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के बाद कौन आने वाला है। मैं आपको अपने चैनल पे बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू के दिन अब गिने चुने बचे हैं। वो युद्ध का हल्ला, कोई समझौता नहीं करना है, कोई पैलेस्टीन स्टेट नहीं देना है, ये सारा कुछ इसलिए चिल्ला रहा है कि किसी तरह से उसकी गद्दी बची रहे। वो जानता है कि जब तक जंग चलती रहेगी तब तक ही उसकी गद्दी बची है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इजराइल के लोगों ने और अमेरिका ने, दोनों ने यह तय कर लिया है। मतलब अभी हाल यह हुआ कि उनके संसद की मीटिंग चल रही थी, उसके अंदर लोग घुस आए और उसके अंदर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगे। तो ऐसा लगता है कि अमेरिका ने न्यूयॉर्क टाइम्स में इस खबर का छपना, इस गेस्ट कॉलम का छपना और जिस तरह का माहौल बन रहा है, मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, मेरे पिछले वीडियोस देखिए आप। ऐसा लगता है कि नेतन्याहू की बात, नेतन्याहू का नाम अब महीनों नहीं हफ्तों की बात रह गई है। नेतन्याहू की गद्दी जाने वाली है। इसीलिए अमेरिका के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलने वाला कतर भी अब नेतन्याहू के खिलाफ बोल रहा है और न्यूयॉर्क टाइम्स बाकायदा आर्टिकल छाप रहा है कि नेतन्याहू के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। इन सब के बीच जो सबसे मजेदार घटना हुई है, जिस पर आपको अपने यहां गोदी मीडिया में कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगी, लेकिन दुनिया के मीडिया में रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है, वो ये, अपनी तमाम बमबारियों के बाद अब अमेरिका बाकायदा चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि ईरान से कहकर हूथी से हमले बंद करवा दो। आप जानते हैं कि अभी कल ही हूथी ने एक और बम छोड़ा है। और यमन की हिम्मत की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। ब्रिटेन और अमेरिका ने कहा कि हूथी को हम फिर से एक आतंकवादी संगठन बता रहे हैं, उसको फिर से लिस्ट कर रहे हैं। तो यमन ने कहा ठीक है, आप करिए, हम ब्रिटेन और अमेरिका को आतंकवादी संगठन बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि इजराइल वालों ने कहा कि हम एक अलग से आइलैंड बना देते हैं, कृत्रिम आइलैंड बना देते हैं, मैन मेड आइलैंड बना देते हैं जिस पर फलस्तीनी चले जाए। तो हूथी वालों ने कहा कि हम तुम्हारे लिए एक आइलैंड बना देते हैं, इजरायली वहां से उठ के चले जाएं। मतलब सीधे एकदम चुनौती दिए हुए हैं। अमेरिका ने 4-5 देशों का एक बनाया और लगातार बमबारी की, सना पे बमबारी की, बाकी सारी जगहों पे बमबारी की। उसके बावजूद हूथी के हमले रुक नहीं रहे हैं। खबर यह आई कि सऊदी अरबिया और उसके आसपास के देश अल्टरनेटिव रूट दे रहे हैं। उसके बाद खबर आई कि अगर ये अल्टरनेटिव रूट देंगे तो हूथी नए हमले करेगा। इराक ने कहा कि पूरी जो मेडिटेरियन सी है उसको हम ब्लॉक कर देंगे, इधर से हूथी ब्लॉक करेगा, आगे को हम ब्लॉक कर देंगे। और इसके चलते पूरा बिजनेस वहां पे गड़बड़ाया हुआ है। अमेरिका बातें बड़ी बड़ी कर रहा हो। बिडेन का वीडियो मैंने दिखाया था जिसमें उसने कहा कि हम बम तो गिरा रहे हैं लेकिन हूथी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो जानते हैं कि हूथी को रोक पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। तब वो चीन से गिड़गिड़ा रहे हैं कि भैया ईरान से तुम कहो, चूंकि चीन और ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो चीन से गिड़गिड़ा रहे हैं कि तुम ईरान से कहो कि वो हूथी से कह के ये सारा कुछ रुकवा दे। अरे बाइडेन साहब, सीधा रास्ता है,
आप अपने चेले नेतन्याहू से कह दीजिए कि वो हमास पर हमले के बहाने फलस्तीनियों के घर गिराने बंद कर दे, फलस्तीन पे बमबारी बंद कर दे। हूथी ने तो कहा हुआ है कि जिस दिन वहां युद्ध विराम हो जाएगा हम हमले बंद कर देंगे। आप चीन के पास जाके गिड़गिड़ा रहे हैं, बनते हैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। आप चीन के पास जाके गिड़गिड़ा रहे हैं कि ईरान से कहो, हूथी से कह के हमले बंद करवा दे, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू से आप ये नहीं कह सकते कि बहुत हो गया, अब गजा पट्टी पर और वेस्ट बैंक पे हमले बंद करवा दो। और अगर आप नहीं कह सकते तो ये नहीं होने वाला है। फाइनली जैसे हर जगह से आप भागते हैं, आपको मिडिल ईस्ट से भी आज नहीं तो कल भागना पड़ेगा। फलस्तीन की आजादी की बात तो आप लगातार कर ही रहे हैं। लगातार बाइडेन और उसके चेले ये कह ही रहे हैं कि फलस्तीन को आजादी मिलनी चाहिए, फलस्तीन 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन उसके पहले उनको बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल से कहना पड़ेगा कि ये बमबारी बंद करो। ये जो नीचता है, और नीचता की हद मैं आपको बताता हूं, ये कहते हुए जबान कांपती है, लेकिन देखिए आप, इंटरनेशनल टीवी पे हुआ है। एक इंटरनेशनल टीवी के पत्रकार एक फलस्तीनी बंदे का इंटरव्यू ले रहे थे। पूरे इंटरव्यू के दौरान उसने सफेद झंडा हाथ में रखा। जंग के दौरान सफेद झंडे का मतलब होता है कि हम जंग में शामिल नहीं हैं और हमारे ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। यूएन का नियम है कि अगर हाथ में किसी के सफेद झंडा है, कोई सफेद झंडा लहरा रहा है, तो उसके ऊपर कोई हमला नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू चल ही रहा था कि सफेद झंडे के बावजूद शैतान इजराइल के एक स्नाइपर ने उस आदमी को गोली मार दी और पूरी दुनिया में यह वीडियो वायरल हुआ है। इंटरनेशनल टीवी के सामने इजराइल के सैनिकों ने गोली मारी है एक ऐसे आदमी को जिसका गुनाह सिर्फ यह था कि वो अपना दर्द, अपनी हकीकत सारी दुनिया को बता रहा था और हाथ में सफेद झंडा लिया हुआ था। ऐसी नीचताओं, ऐसी क्रूरताओं, ऐसी जालिमाना हरकतों के बावजूद अमेरिका इजराइल को नहीं रोक पा रहा है और वो कर ये रहा है कि चीन से अर्ज कर रहा है कि किसी तरह से ईरान से कह के हूथी का हमला रुकवा दो। हूथी ने तो अपने हमले में एक भी इंसान की जान नहीं ली है। वो तो बाकायदा पहले चेतावनी जारी करता है कि भैया बर्तानिया और अमेरिका के शिप वालों इधर से मत जाओ, अगर जाओगे तो हम हमला करेंगे, और अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो रास्ता बदल दो। और उसके बाद भी जो हमले करता है उसमें इंसानों पर हमले नहीं करता है, किसी के घर पे हमले नहीं करता है, किसी अस्पताल पे हमले नहीं करता है। ये सारा कुछ भी ये कर सकते थे लेकिन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जहाजों को रोक रहे हैं। लेकिन तुम्हारा जो इजराइल है वो तो लगातार इंसानी जानों को, बच्चों को, अस्पतालों को, यूएन के बनाए हुए शेल्टर्स को, स्कूल्स को तबाह कर रहा है। सारी दुनिया ये देख रही है लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। और देखना पड़ेगा। जर्मनी की कहानी यह है कि जर्मनी में फलस्तीन के समर्थन में जो बोले उसका कार्यक्रम रुकवा दिया जा रहा था। फलस्तीन के समर्थन में कोई जुलूस निकले तो उसको रुकवा दिया जा रहा था। हुआ क्या? दुनिया भर के कलाकारों ने कहा कि अच्छी बात है, अब हम जर्मनी जाएंगे ही नहीं, जर्मनी जो कार्यक्रम करेगा उसमें हम शामिल होंगे ही नहीं। बायकाट कर दिया, जिसमें हॉलीवुड की हीरोइन से लेकर नोबेल प्राइज विनर्स तक शामिल थे। और उसके बाद बर्लिन को होश आया और अब जो फलस्तीन के समर्थक लोग हैं उनके कार्यक्रम ब्लॉक करना उसने बंद किया है। लंदन में हर शनिवार को जुलूस निकलेगा और निकल रहा है। आज जब मैं ये बात कर रहा हूं उसके 2 दिन बाद आप देखिएगा लंदन में फिर लाखों का जुलूस निकलेगा। और इंग्लैंड का प्रशासन बोले चाहे जितना, खामोश बैठकर उन जुलूसों को देख रहा है। दुनिया भर के पॉलिटिशियंस, दुनिया भर के पत्रकार, दुनिया भर के लेखक, दुनिया भर के सहाफी लगातार फलस्तीन के पक्ष में बोल रहे हैं। और जो हुकूमतें पहले फलस्तीन के पक्ष में बोलने वाले हर आदमी को रोक रही थी, अब वो खामोश बैठी हुई हैं। एंटी सेमिटिज्म मजाक बन के रह गया है। जियोनिस्टों के खिलाफ आप कुछ भी बोल दीजिए तो ये लोग कहने लगते हैं एंटी सेमाइटिक है। अरे भाई है एंटी सेमाइटिक, नहीं है एंटी सेमाइटिक। अरे भाई तुम्हारे जुल्मों के खिलाफ बोलना अगर एंटी सेमिटिक होना है तो चलो वही सही, लेकिन सेमिटिज्म के नाम पे तुम जिस तरह का जुल्म कर रहे हो वैसा तो जर्मनी में हिटलर ने भी नहीं किया था। तो हिटलर को आज तक गालियां दी जाती हैं, तुमको आज भी कुछ ना कहा जाए। कहना बहुत जरूरी है। यह आपके और हमारे जैसे लोगों का लगातार कहना है, दबाव है दुनिया के हर भाषा में, हर मुल्क में। आपके और हमारे जैसे लोग हैं जो पूरी ताकत के साथ इजराइल की शैतानी के बारे में और फलस्तीनियों के दर्द के बारे में कह रहे हैं। तभी यह हालात आए हैं कि आज सारी दुनिया कह रही है कि यह 7 अक्टूबर को शुरू नहीं हुआ था। 7 अक्टूबर के पहले
पिछले 70 सालों से लगातार इजराइल जुल्म कर रहा है अमेरिका की सरपरस्ती में फलस्तीन के ऊपर, और अब पानी सर से ऊपर आ गया है। ये तबाही, बर्बादी, ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। फलस्तीन आजाद होकर रहेगा और अमेरिका को वहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे बाकी जगहों से वो भागा है। इस बीच में जो सबसे बड़ी खबर आई है वो ये कि 26 जनवरी को जब हमारा देश गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, जब हमारे देश में तिरंगा फहरा रहा होगा, हम सब संविधान को याद कर रहे होंगे, उसी दिन जो कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो अपना एंट्रीम ऑर्डर लेके आएगी इजराइल पर। हम सबको उम्मीद है कि वो इजराइल से कहेगी कि युद्ध विराम करे, तुरंत अपनी जालिमाना हरकतों को बंद करे, और उसके बाद क्या होता है, सारी दुनिया कैसे रिएक्ट करती है, इससे तय होगा कि इंसानियत का अगला 20 साल कैसा होगा, दुनिया का अगला 20 साल कैसा होगा। अमेरिका के लिए, सारी दुनिया के लिए बेहद इंपॉर्टेंट वो जजमेंट होगा। और जब ये जजमेंट आएगा तो उसकी डिटेल्स लेके परसों में फिर हाजिर होऊंगा। उसके साथ और जो कुछ हुआ होगा वो सारा आपके सामने मैं लेकर आऊंगा, जैसे लगातार आता रहा हूं। आपसे जो अपील मैं करता हूं वो मैं लगातार करता रहूंगा। पहली अपील तो ये कि इतने सारे लोग आप इस चैनल को देख रहे हैं, मेंबरशिप क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या 89 रुपीज पर मंथ, 3 रुपए रोज से भी कम की मेंबरशिप आप हमारी नहीं ले सकते हैं? अगर आप हमारी इतनी मदद भी नहीं करेंगे तो बताइए हम लगातार कैसे काम कर पाएंगे? हमारे मेंबर बनिए, यह हमारी अपील है। साथ में अगर आप हमारी सीधी मदद करना चाहते हैं तो सीधी मदद कीजिए, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ये सब तो कर ही लीजिए, क्योंकि आप जब हमारी ताकत बनेंगे तभी हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर सच बोल पाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।